हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर 2 जिसका कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। यूनिट 7 हमने स्टार्ट की हुई है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसको कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स हम करने जा रहे हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जो सबसे पहले आते हैं DFIs, दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब जो ये आपके डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। मान के चलो अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना करना, डेवलप करना है या उसको मॉडर्नाइज करना है, कोई बिल्डिंग, कोई एम्पायर बनाना है, या आपने इंडस्ट्री, मतलब ये चीज़ें ना प्राइवेट के लिए नहीं होती, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, एक इंडस्ट्रियल के लिए, यानी जो इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करना है, मॉडर्नाइज करना है, एक्सपेंड करना है, उसके लिए आपको चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा। वो फाइनेंसिंग के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं जिनका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इंडिया में जो DFIs हैं ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार हैं। लाइक इन इंडिया DFIs, लाइक अब DFIs की उनके अनुसार नहीं कह सकते, मीन टू से जो DFIs है उनकी एग्जांपल्स कह लो या टाइप्स कह लो ये आप। यानी DFIs में सबसे जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती है, एक तो IDBI का पूछा जाता है, दूसरा IFCI का पूछा जाता है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने में, प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में और डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को। यानी देखो इंडस्ट्रीज, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके अलावा कई और भी जगह हैं या बिजनेस जहाँ पे रन किए जाते हैं, उनको फाइनेंसिंग की जरूरत है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। हर एक सेक्टर में IDBI और IFCI ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो एक DFI के अंदर आते हैं। यानी अगर मैं आपको रिसेंट ईयर्स की बताऊं तो जो रोल है DFIs का वो डिमिनिश हो गया। जब इनको बनाया गया था, जो इनका फोकस था, इन्होंने बहुत अच्छे से अचीव किया, बट टाइम पढ़ने के साथ साथ लाइक अब जैसे रिसेंट ईयर की बात करें तो DFIs का रोल बहुत कम हो चुका है। इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इनटू यूनिवर्सल बैंक्स और मर्ज कर दिया गया इसके अलावा जो और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ। अब एक क्वेश्चन आया था IFCI के रिलेटेड। देखो सबसे पहले तो आपको IFCI की फुल फॉर्म को याद रखना पड़ेगा, दैट स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब जो IFCI ये आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, खास करके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को। जो अब क्यों ये बनाई गई थी, देखो इसके DFI बनाने का मेन मुद्दा ही बीइंग द DFI का जो, यानी जो आपकी DFI जो आपका डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसमें जो आपका IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि देखो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था वो कई बार लोन प्रोवाइड नहीं करता था, कई बार उनकी जो रूल्स और रेगुलेशन थी वो बड़ी स्ट्रिंजेंट होती थी, मतलब कोई भी कारण वो कई बार केटर यूजर की नीड्स को नहीं कर पाते थे। उसके वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ों को फुलफिल करने के लिए DFIs को बनाया गया था। देखो जब ट्रेडिशनल बैंकिंग अकोमोडेट नहीं पकड़ पाती, या वो सूटेबल नहीं है, या वो कैपिटल मार्केट में असेसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है उसको अप्रोच करना, तब DFIs का रोल मेन आता है। सो एम यही था, सपोर्ट करो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। अब आप ग्रोथ तभी सपोर्ट कर सकते हो जब आप फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे जो वायबल प्रोजेक्ट्स है। देखो ठीक है, बोगस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, वो एक नेचुरल रेट पे मिलेंगे ही मिलेंगे, बट जो रियल में वायबल प्रोजेक्ट्स है ना, आप अगर उनको अच्छे से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो तो आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लीड करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs। देखो
जो आपकी एनबीएफसीज हैं ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत लंबी चौड़ी रेंज की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये लोन्स देते हैं, एडवांसेस देते हैं, लीजिंग देते हैं, हायर परचेज पॉसिबल है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी ये सपोर्ट करते हैं, बट इनके पास पूरा फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। यानी ऑल्दो ये आपको जैसे बैंकिंग सर्विस बैंक्स आपको नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी रेंज की सर्विसेज ये भी आपको प्रोवाइड करते हैं, बट इनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। जो एनबीएफसीज हैं बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्रेडिट प्रोवाइड करना उन सेक्टर्स को डैट मे बी अनडिजर्व्ड बाय द ट्रेडिशनल बैंक। और सेम चीज़ है, देखो जो हमने आईएफसीआई में पढ़ा वही एनबीएफसीज का काम है, डीएफआईज का भी सेम ही काम था। देखो अगर ट्रेडिशनल बैंक्स उनके बिहाफ पे कुछ ना कुछ चीज़ इम्पॉसिबल है या वो किसी भी कारणवश वो आपको चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते इन सेक्टर्स को क्रेडिट, उनकी ग्रोथ के लिए इनको बनाया गया था। सो ये कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके इकॉनमी की। अब ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ये जितनी भी इंडिविजुअल और बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करेंगे। अगर मैं आपको एनबीएफसी की एग्जांपल दूं तो बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सारा कुछ एनबीएफसी में आ जाता है। एक लाइन सुनो ध्यान से, एनबीएफसी सर्विस कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर परचेज। Non-banking financial companies often provide hire purchase services where customers can acquire goods on installment payment। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कहते हैं जो एनबीएफसी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी वो क्या कौन सा स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने आपको 2-3 ऑप्शंस दी थी। देखो जो एनबीएफसी की सर्विस है वो हायर परचेज को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, जिस स्ट्रक्चर पे हायर परचेज चलता है सेम स्ट्रक्चर पे एनबीएफसी चलती हैं, यानी आप गुड्स परचेज कर सकते हो। फाइनेंसिंग वो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस की एग्जांपल ले लो, फिनसर्व जिसे आप कह देते हो, आप गुड ले आते हो, ठीक है, डाउन पेमेंट ने आपने कर दी, यानी जो जिस सेलर से आप चीज लेते हो ना उसको फुल पेमेंट जो रेस्ट पे ऑफ पेमेंट होती है ना वो एनबीएफसी कर देती है, बजाज फिनसर्व ने कर दिया। यानी सेलर को उसकी पूरी पेमेंट मिल गई, आधी हमने दे दी, आधी उसने बजाज फिनसर्व ने दे दी, और फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बजाज फिनसर्व ने दिया वो आप उनको इंस्टॉलमेंट्स में 6 मंथली, 9 मंथली, 12 मंथ इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। सो ये एक तरीके से हायर परचेज होता है। अब अगर मैं आपको कुछ और सर्विसेज बताऊं जो एनबीएफसी प्रोवाइड करता है तो उसमें लीजिंग सर्विसेज आ गई, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज आ गई, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विसेज बैंक की भी ये प्रोवाइड करता है। अब आगे एक और एनबीएफसी का क्वेश्चन आया था, ये ना सारी स्टेटमेंट्स थी, बहुत ध्यान से सुनो। देखो वो क्या कह रहे हैं, पहली स्टेटमेंट ये कह रहे हैं ऑल एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। ये क्या हर एनबीएफसी को आरबीआई के साथ रजिस्टर होना चाहिए या नहीं से होना चाहिए? बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, हर आरबीआई और हर एनबीएफसी को आरबीआई के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडिया में जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब ये किस चीज के अंदर आता है? ये आता है अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सेकेंड है एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। बिल्कुल ठीक है, देखो ऑल्दो वो बहुत वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बट उनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, सो एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको नॉर्मल बैंक्स की बात बताऊं तो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बट एनबीएफसी को अलाउड नहीं है कि वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकें, जो वो डिपॉजिट जिनको आप विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर्स। ठीक है, थर्ड आता है एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ना तो एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का कभी हिस्सा थी, ना वो बनेगी, ना वो चेक्स इशू कर सकते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट थी, एनबीएफसीज नहीं है पार्ट पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का इंडिया में। सो ना तो ये चेक बुक्स इशू कर सकते हैं, ना ये चेक्स को इशू कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे ड्रॉ किए जाए, यानी जो एक पेमेंट का मीन्स होता है। ठीक है, लास्ट आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। देखो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC प्रोवाइड करता है, ये फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म of DICGC? So that stands for Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. So जो आपके डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो आपको DICGC प्रोवाइड करता है। अब ये चीज़ अवेलेबल नहीं है उन डिपॉजिटर्स के लिए जो एनबीएफसी में। देखो पहली बात तो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता। सो अगर
उस पे इंश्योरेंस का तो कोई मुद्दा अराइज होना ही नहीं चाहिए। यानी जो आपकी DICGC है वो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है केवल बैंक्स के लिए, यानी क्योंकि बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं आम पब्लिक से। नेक्स्ट आते हैं आपके पास म्यूचुअल फंड्स। देखो जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो मनी को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर, फिर उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो सिक्योरिटीज का होगा जिसमें स्टॉक्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनमें पैसा लगाएंगे। यानी सिंपल वे में जो म्यूचुअल फंड होता है वो अलग अलग बंदों से, इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करेगा, फिर जब एक मोटा अमाउंट हो जाएगा उसको अलग अलग सिक्योरिटीज में जो बेनिफिशियल होंगी, जिनमें रिस्क कम होगा, रिटर्न ज़्यादा होगी, उनमें इन्वेस्ट करेगा। यानी एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। सो ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी उनको खुद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके बिहाफ पे जो टेंशन है वो म्यूचुअल फंड एजेंट्स लेंगे। ठीक है, यानी जो म्यूचुअल फंड्स है ना इंडिया में, इनको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, वो रेगुलेट करता है। अब जो आपको मैं अगर कोई प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात बताऊं तो इसमें HDFC, मतलब एग्जांपल्स हैं, दो बाकी आपको नेट पे अनलिमिटेड मिल जाएंगी। एग्जांपल्स कभी भी पेपर में नहीं पूछी जाती। HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, रिलायंस म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब एक लाइन आई थी वो सुनो, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू म्यूचुअल फंड। Non-depository institutions like mutual fund collect funds from investors and invest them in various financial instruments। बिल्कुल ठीक है। देखो जो नॉन डिपॉजिटरी, उन्होंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था, वो कहते थे जो आपके नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है वो किसके साथ रिजेंबल करते हैं, वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर था वो म्यूचुअल फंड को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ये वो चीज इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा पूल करते हैं, फिर मोटे अमाउंट को अलग ऑप्टिमल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आ सके। नेक्स्ट आती है करेक्टरिस्टिक्स क्या है म्यूचुअल फंड की, जो पेपर में मेन पूछी जाती है। देखो सबसे पहले तो जो इनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो बड़ा कंसिस्टेंट है, वो रेगुलरली चलता रहता है कंटिन्यूसली। दूसरी जो इनकी फंड मैनेजमेंट वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसमें आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज अवेलेबल है। तीसरा इसमें डिफरेंसेस होते हैं बेंचमार्क से। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, दो हमने नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन तो कर लिया, एक और आया था वो कहते हैं डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है ना, वो कॉरेस्पॉन्ड करता है म्यूचुअल सेविंग बैंक को। यानी जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है इसमें सेविंग्स बैंक्स आ जाते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट इंडिविजुअल से और प्रोवाइड करते हैं सेविंग्स और अदर बैंकिंग सर्विसेज। यानी उसके आगे नॉन था, इसके आगे अकेला डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। सो इसका नाम ही बताता है। सो एक तरीके से ये म्यूचुअल सेविंग बैंक है जो पब्लिक से या आम रिटेल इन्वेस्टर से पैसा पूल करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपके हम कर रहे हैं टॉपिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उसमें नेक्स्ट आता है पेंशन फंड्स। ध्यान से सुनो, देखो जो पेंशन फंड्स है ना ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मैनेज करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं रिटायरमेंट की सेविंग्स और पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को अपॉन रिटायरमेंट। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको तो पेंशन गवर्नमेंट देती है, यानी उनकी डेथ तक, इवन उनकी डेथ के बाद उनके स्पाउस की डेथ तक उनको पेंशन मिलती है। बट जो है प्राइवेट कैंडिडेट्स, अब कई प्राइवेट फर्म्स तो पेंशन देती है, उनकी पोस्ट पेंशनेबल होती है, बट सारी पोस्ट तो नहीं पेंशनेबल होंगी ना प्राइवेट सेक्टर में। सो वहाँ पे पेंशन फंड अपना काम करता है। ठीक है, आप कुछ समय के लिए अपनी लाइफ के 60, जब तक आप 60 ईयर्स ऑफ एज अचीव नहीं करते, आप इस पेंशन फंड में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, और 60 ईयर्स के बाद यानी जो आपकी रिटायरमेंट होगी, जब आपको पेंशन फंड से आपको पेंशन लग जाएगी। यानी जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को गवर्नमेंट पेंशन देती है, आपको पेंशन फंड आपकी डेथ तक पेंशन देगा। सो दैट इज कॉल्ड दी पेंशन फंड्स। इंडिया में जो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम है वो एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, खास करके इंडिविजुअल्स को जो पब्लिक और इवन प्राइवेट सेक्टर्स में अपनी जॉब कर रहे हैं। सो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है PFRDA, जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है, वो रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है कि पेंशन फंड्स इंडिया में काम कैसे कर रहे हैं। यानी वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में तो नहीं इंडल्ज करे, यानी जो उन्होंने रिक्वायर्ड बेनिफिट्स जो उन्होंने इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करने वो टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब कुछ पेंशन फंड्स जो आपकी PFRDA है वो रेगुलर देखती है। सो जो ये हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किए हैं, इनके अलग अलग रूल्स हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अलग अलग जो फाइनेंशियल नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की, बिजनेसेस की और इकोनॉमी की, उनको ये पूरा करते हैं। इसमें हमने पेंशन फंड्स किए हैं, म्यूचुअल फंड्स किए हैं, DFIs किए हैं, NBFCs किए हैं। सो ये मुद्दा सभी का एक है, ये मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स को, कैपिटल एलोकेट करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और एट द एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से करते हैं। देखो इंडिया में बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो देखती हैं, अच्छे से सुपरवाइज करती हैं, रेगुलेट करती हैं अलग अलग सेक्टर्स को। यानी अब ये सारे सेक्टर्स फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आते हैं। क्यों रेगुलेट किया जाता है? आप उनको अपने आप काम करने दो इंडिपेंडेंटली। देखो रेगुलेशन के पीछे मकसद ये है कि उन्होंने स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी घपलागोरी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट उनको करना है, ठीक है। अगर मैं आपको मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स बताऊं तो सबसे मेजर जो फाइनेंशियल रेगुलेटर आता है वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे तो हम इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार इसको फिर कर लेते हैं। देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है, ये प्राइमरी रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का। जितने भी बैंक्स आते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस और रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। सो जो आरबीआई है वो फॉर्मुलेट करता है और इंप्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को, जिसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में। इवन रेगुलेट और सुपरवाइज करता है बैंक्स को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी में बनाए रखना आरबीआई का ही काम है। बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि जो इंटेग्रिटी और स्मूथ फंक्शनिंग हो फाइनेंशियल सिस्टम की एज अ होल। मतलब आप एक सेक्टर्स को में स्टेबिलिटी लाए और दूसरे में फ्लक्चुएशन लेके आए, ये चीज़ आपको अवारा नहीं खाएगी, आपको पूरे एज अ होल सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था वो देखो ध्यान से। देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो जो फैमा एक्ट है जो इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था, दैट स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करवाना सारा कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। सो बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी कह लो या कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कह लो, आरबीआई possesses the necessary expertise and authority to administer and regulate foreign exchange transactions and management FEMA related matters। ऑब्वियस बात है। अब उन्होंने आरबीआई को ही फैमा का रेगुलेटर क्यों बनाया? देखो एक तो आरबीआई कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। जितनी भी इंडिया से फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए, पैसा फॉरेन करेंसी में जाएगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इंडिया में आएंगे, एक तो आरबीआई उसको मैनेज करता है। दूसरी ये इंडिया की हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है जो मनी सप्लाई को इंडिया में कंट्रोल करती है। सो ये दो रोल हाईलाइट करते हैं कि ये इससे अच्छा फैमा का रेगुलेटर और कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आया एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स। अब फॉरेन एक्सचेंज बारी बारी हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में आता क्या क्या? देखो इसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जिसमें करेंसी कन्वर्जन हो रही, यानी इंडियन रुपी की डॉलर में हो रही है, इंडियन रुपी की पाउंड में हो रही है, यूरो में हो रही है, येन में हो रही है, कौन सी भी कंट्री की करेंसी हो, अगर करेंसी कन्वर्जन हो रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो आपका फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाएगा। यानी अगर हाउएवर ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी आर नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये चीज याद रखना, ये ऑड वन आउट है। देखो अगर कोई बैंक ने ड्राफ्ट ड्रॉन किया वो आउटसाइड इंडिया और पेबल फॉरेन करेंसी में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर आता है वो आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखो सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है इंडिया में। यानी आपकी जितनी भी कैपिटल मार्केट की रेगुलेशंस हैं या सुपरविजन है वो सारा सेबी ही करेगी। अब देखो कैपिटल मार्केट में आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस होगी, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसके अलावा जितनी भी एंटिटीज इन्वॉल्व है जो सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं, वो सारी की जितनी भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस है, जो भी उनकी सुपरविजन्स है, जो गाइडलाइंस है, सब कुछ सेबी ही फ्रेम करेगा। उनको इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं ये चीज भी सेबी कंफर्म करेगा। सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का, फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हर जगह पे, मार्केट डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और इंटीग्रिटी बनाई रखनी है सिक्योरिटी मार्केट्स में, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल बैंक्स क्या है। जो आपके यूनिवर्सल बैंक्स हैं इंडिया में वो फंक्शन करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट बैंक्स दैट आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो यूनिवर्सल बैंक्स का हमने पहले भी पढ़ा था। अब जो आपके यूनिवर्सल बैंक्स है ना, बीइंग द इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये इनकी जो फंक्शनिंग है उनको पूरा सेबी ही रेगुलेट करता है। देखो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है,
ये हमें आपको बता चुका हूँ, रिस्पॉन्सिबल है, उसने ध्यान से देखना है, रेगुलेट करना है सिक्योरिटीज मार्केट को। वो रूल्स और रेगुलेशंस गाइडलाइन सेट करती है। जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स अगर इंक्लूडेड है तो ऑब्वियस बात है उसमें यूनिवर्सल बैंक्स भी इंक्लूडेड है। अब ये चीज़ें की तभी जाती है कि फेयर प्रैक्टिसेस इंश्योर की जा सके, ट्रांसपेरेंसी बनाई रखी जा सके और एट द एंड इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन टाइम पे प्रोवाइड की जा सके। अब एक क्वेश्चन आया था बहुत इंपॉर्टेंट, द स्किन इन द गेम रूल। ध्यान से सुनो, देखो जो स्किन इन द गेम रूल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेबी के द्वारा, जो एप्लीकेबल है टू म्यूचुअल फंड्स। ये रूल केवल म्यूचुअल फंड्स के लिए था। दे अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो रिक्वायरमेंट थी कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं दे हैव टू, this rule requires mutual fund houses to have their own investment in the schemes they offer to investors, ensuring that they have a stake in the performance and outcome of those schemes. देखो जब म्यूचुअल फंड्स पब्लिक से इन्वेस्टर्स से पैसा उठाते हैं उनको अलग अलग स्कीम्स ऑफर करेंगे ना, यानी वो स्कीम्स बताएंगे कि भाई आपका पैसा किस डाइवर्सिफाइड यानी सिंपल वे में देखो, जब आपने म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से पैसा, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, वो पूरी स्कीम को बताएंगे कि भाई किस स्कीम में आपका पैसा बीइंग एक ऑप्टिमम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। सो जो स्किन इन द गेम रूल है यही कहता था, देखो अगर आप कोई स्कीम फ्रेम कर रहे हो जिसके थ्रू आप पैसा उठा रहे हो म्यूचुअल फंड्स के लिए खास करके, तो आपको उसका हिस्सा होना पड़ेगा। यानी आपको देखो किसी की स्किन जलाने से पहले आपको अपनी जलानी पड़ेगी, यानी आपको महसूस हो कि अगले को क्या फील हो रहा है। सो दैट इज स्किन इन द गेम रूल। सो जब बाय हैविंग स्किन इन द गेम म्यूचुअल फंड हाउसेस आर एक्सपेक्टेड टू अलाइन देयर इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस। ऑब्वियस बात है, देखो जब आप उसका हिस्सा हो गए यानी तब आपके दिमाग में पहले यही बात होगी कि हमें ना नुकसान हो जाओ। अगर आप अपनी ग्रोथ देखोगे, ऑब्वियस बात है आपकी म्यूचुअल फंड की भी ग्रोथ आप अच्छे से देखो तो इन शॉर्ट उसमें जो तीसरे बंदे का पैसा है वो भी सिक्योर रहेगा। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग इज जनरली प्रोहिबिटेड एंड इलीगल इन द कैपिटल मार्केट एज इट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस बात है, ये तो बच्चों वाली बात है, इसमें समझाने की कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो एक इलीगल प्रैक्टिस है वो प्रोहिबिटेड है कैपिटल मार्केट में और इस चीज को सेबी ध्यान में रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ये वन ऑफ द नहीं आप कह सकते, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी की एस्टैब्लिशमेंट के पीछे। यानी सेबी के बनने का कारण ही ये था, उसने तो पब्लिक को जो इनमें आपका इन्वेस्टर्स है जो कैपिटल मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट्स में इन फाइनेंशियल मार्केट को छोड़ो, यानी जो खास करके कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। सेबी बीइंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। अब इसका मैंडेट यही था कि रेगुलेट करो, ओवरसी करो जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट है इंडिया में उसको अच्छे से। नेक्स्ट आती है जो हमारी मेन फाइनेंशियल हमारी मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है वो आती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये हम कर लेते हैं बट इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। देखो जो IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ध्यान रखती है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में जितने भी रूल्स गाइडेंस हैं, जो रेगुलेशंस फॉलो करनी है वो सब कुछ जो इंश्योरेंस सेक्टर ने फॉलो करनी है, जिसमें LIC और GIC यानी आपकी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस आ जाती है, वो सब कुछ ध्यान में IRDAI रखता है। यानी ये रेगुलेट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को जितने इंटरमीडिएरीज ऑपरेट कर रही हैं या जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं। IRDAI का रोल है उसने लाइसेंसेस इशू करनी है, रेगुलेशंस को बनाना है इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। जितने भी आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करनी है ग्रोथ और स्टेबिलिटी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की इंडिया में। नेक्स्ट आती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। देखो जो आपकी PFRDA है ये रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है पेंशन सेक्टर को इंडिया में। ये रिस्पॉन्सिबल है ध्यान देखने में, ओवरसी करने में, सुपरवाइज करने में। जो अब किसकी सुपरविजन, पेंशन फंड्स की, यानी इसने जो आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम है ना इंडिया को एडमिनिस्टर करना वो भी इसका ही काम है और इंश्योर करना कि जो अपने भी पेंशन सब्सक्राइबर है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। जो PFRDA है वो आपका जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस हैं ठीक है उनको फ्रेम करती है, जो आपके फंड की परफॉर्मेंस उसको मॉनिटर करती है कि उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, और पेंशन कवरेज और अवेयरनेस को प्रमोट करती है। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, एक बार आप पढ़ लेना।
नेक्स्ट आता है नेशनल हाउसिंग बैंक। देखो जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये रेगुलेटर है फॉर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। देखो जिस तरीके से आम लोन लिए जाते हैं ना, उन लोन में से सबसे ज़्यादा हाउसिंग के लिए लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोन्स की परसेंटेज में हाउसिंग कैटेगरी आती है। सो उसके लिए एक डेडिकेटेड नेशनल हाउसिंग बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, जो एक रेगुलेटर था जितना भी आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है उसका ही। ये सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, और एक फाइनेंशियल और पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि प्रमोट की जा सके डेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर की। ठीक है, एनएचबी इंश्योर करता है कि जितने भी नॉर्म्स हैं जो बनाए गए हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बनाई गई हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं हाउसिंग फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो कंपनीज उनको पूरा करे। वो इवन जो इंटरेस्ट रेट है उनको एक लिमिट के अंदर सेट करने को कहता है, प्रमोट करता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल हो सभी के लिए, और स्टेबिलिटी बनाए रखना हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में इसका मेन काम है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनो। देखो द नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कहते हैं वो एनएचबी की एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुई थी। देखो एनएचबी 1987 में एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई एस्टैब्लिश किया गया था, यानी ये सर्व करता था एज अ प्रिंसिपल एजेंसी ताकि जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जा सके, और फाइनेंशियल और इसके अलावा और भी किसी टाइप की अगर सपोर्ट चाहिए हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर, तो वो इंडिया में नॉर्मल अफोर्डेबल रेट्स पे और फास्टली प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए। ये ध्यान से सुनना, ये अलग सी चीज़ है। देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ के लिए कंपनी लॉ की और रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया। जितने भी कंपनीज के रिगार्डिंग अफेयर्स आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितने भी कॉर्पोरेशंस के अफेयर्स हैं उनके रिलेटेड कोई इशू है, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ है, उसको मेंटेन करना, कंपनी लॉ बनानी। देखो आपने एक कंपनी लॉ सब्जेक्ट किया हुआ है अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम में, इवन कईयों ने मास्टर्स में भी इसका कुछ सेगमेंट पढ़ी हुई होगी। सो जितनी भी ये पूरी ऑल टुगेदर हर चीज को एक जगह पे लाना, दैट इज द काम वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जितनी भी कंपनीज की फंक्शनिंग है उसको देखना है, इसका काम है। इंश्योर इनको करना पड़ेगा कि कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ रिलेटेड है, मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है और रिपोर्टिंग के साथ रिलेटेड है। सो जो ये फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है ये कलेक्टिवली वर्क करते हैं, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पे फुली डिपेंडेंट है। इनका काम ये है स्टेबिलिटी बनाए रखो, इंटीग्रिटी बनाए रखो और एफिशिएंसी बनाए रखनी पड़ेगी फाइनेंशियल सिस्टम में इंडिया के। सो एम ही निकल रहा है, इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स है उसको प्रोटेक्ट करो, फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस से इंश्योर करो और फोस्टर करो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल सेक्टर की। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे ये रेगुलेटर्स भी कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं। देखो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं इंडिया में उनको इंप्लीमेंट किया गया है ताकि आप स्ट्रेंथन कर सको फाइनेंशियल सिस्टम को और फाइनेंशियल इंक्लूजन, मार्क माई वर्ड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सको। देखो जितना पैसा इकोनॉमी में आएगा, सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, उतनी ही इकोनॉमी ग्रोथ होगी। इंप्रूव कर सको फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस हर सेगमेंट के लिए। देखो अर्लियर ऐसा टाइम था फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहले कई सेक्टर्स के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल थी, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज कह लो कई सेक्टर्स के लिए अवेलेबल थी, और जो रूरल या बैकवर्ड सेक्टर्स उनको तो इन सर्विसेज का पता भी नहीं था। गवर्नमेंट्स थ्रू रिफॉर्म्स ट्राई कर रहे हैं कि तकरीबन हर सेक्टर इकोनॉमी का फाइनेंशियल इंक्लूजन में पॉसिबल हो, यानी हर सेक्टर को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। अब कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं जिनका फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन में था, वो थे सबसे पहले तो टर्म फाइनेंसिंग। देखो जो टर्म फाइनेंस का ये था प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू बोरर्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये ना मैचिंग में क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं आपको सीधा करवा रहा हूँ। यानी देखो आप कुछ टाइम के लिए, टर्म के मीन्स टाइम पीरियड के लिए आप पैसा प्रोवाइड करो ताकि जो बोरोअर्स हैं वो अपने मॉडर्नाइज कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने प्लांट एंड मशीनरी को। सेकंड था रीफाइनेंस, प्रोवाइडिंग रिप्लेनिशमेंट फाइनेंस टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशन फॉर द लोन्स टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। देखो
जो रिफाइनेंस का मतलब ये था, आप ना रिप्लेनिशमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करो। जो इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं अपने लोन्स के लिए, उनको आप रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करो ताकि वो अपने आप को दोबारा से स्टैंड अप कर सके। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन दैट बिलोंग्स टू डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू वास्ट सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप। ये तो मेन मुद्दे की चीज़ है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेंचर कैपिटल, ये ना मैचिंग का क्वेश्चन आया था, 4 टर्म्स एक तरफ 4 टर्म्स एक तरफ, डिस्क्रिप्शन को मैच करके बताओ। सो जो वेंचर कैपिटल है दैट बिलोंग्स टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू अ न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर इनकरेजिंग कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंशन। बड़ा सिंपल है, यानी आपने फाइनेंस प्रोवाइड करना है, चाहे वो नई इंडस्ट्री या मार्केट में, चाहे वो पहले से ही स्टैब्लिश है, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड कर सके, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहे थे, वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड कैपिटल बट ऑल्सो ऑफर मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू असिस्टेड फर्म्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखो जैसे म्यूचुअल फंड के प्रोवाइडर्स होते हैं, सेम तरीके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनका केवल काम ये नहीं है कि कैपिटल प्रोवाइड करना, वो कैपिटल के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन, आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट उनके पास महारत हासिल है, उनके पास एक्सपर्टाइज है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। देखो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था। एम ये था कि आप यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करो बैंकिंग सर्विसेज का बाय इंश्योरिंग एवरी हाउस होल्ड हैज अ बैंक अकाउंट। इस स्कीम का मेन ये चीज था, जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, हर एक बंदे का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। सो जो ये स्कीम्स इनकरेज करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को ओपन करो विद मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑफर बेनिफिट्स सच एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, रुपये डेबिट कार्ड्स और इंश्योरेंस कवरेज। देखो इस स्कीम के तहत जो बैंक अकाउंट्स का खोलने का प्रोसेस था ना, उसको बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया गया था। हर बैंक अकाउंट में आपको एक इंश्योरेंस 2 लाख की मिलती है, ठीक है। नॉर्मल जो इसके रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आपको ATM कार्ड्स प्रोवाइड करने हैं, ये सारी स्कीम के मेन चीज़ें थी। यानी ये स्कीम जो थी ना, सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करी थी टू इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ब्रिंगिंग अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखो जितने बंदों के बैंक अकाउंट ओपन होंगे उतना उनका पैसा बैंक्स में आएगा, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द एंड पॉसिबल होगी। नेक्स्ट आती है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। देखो जो आधार सिस्टम था, जो एक आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिविजुअल्स को असाइन करता है, हर बंदे का आधार कार्ड का नंबर डिफरेंट है, यूनिक है, इसको लिवरेज किया गया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल हो। यानी आधार की काम ही फाइनेंशियल इंक्लूजन में को प्रमोट करना था। यानी जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है कि वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बाय यूजिंग देयर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। देखो जब आधार कार्ड नहीं था, आपको बैंक्स में खुद वेरिफिकेशन करवानी पड़ती थी, KYC। जब आधार कार्ड को लॉन्च किया गया, अब सभी का डाटा डिटेल स्टोर है उनमें, लाइक उनके जो बायोमेट्रिक्स है वो स्टोर है। जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलाते हो, जैसे आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, वो आधार कार्ड का जो मेन मैनेजमेंट है वो आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली बैंक्स को प्रोवाइड कर देते हैं। सो इसके कारण स्ट्रीमलाइन हो गया था प्रोसेस, बहुत सारा अकाउंट ओपनिंग करने का, यानी बैंक्स में अकाउंट खुलाना बेहद सिंपल हो गया था। KYC नो योर कस्टमर कंप्लायंस बहुत अच्छा हो गया था और आपको फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस बहुत अच्छा मिल चुका था। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम थी वो थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था, इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो क्रेडिट फैसिलिटीज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड की जा सके बाय ऑफरिंग कोलेटरल फ्री लोन्स थ्रू माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा। देखो जो इसमें वर्ड मुद्रा आया ना, दैट स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया। देखो जो ये स्कीम्स स्टैब्लिश की गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको लॉन्च ही ये किया गया था कि आप क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो बट दैट विदाउट कोलेटरल। मतलब देखो कई बंदे कोलेटरल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, नो डाउट, ठीक है, कुछ रूल्स मेंटेन करो। यानी मुद्रा का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, दैट स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। लोन्स प्रोवाइड करो, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो उन बंदों के लिए जो कोलेटरल को पूरा नहीं कर पा रहे। देखो ठीक है, नो डाउट बैंक्स को अपनी सेफ्टी चाहिए, मतलब आप ऐसी गाइडलाइंस रखो, ऐसे रूल्स रखो, यानी बैंक को भी नुकसान हो, उनको भी क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। सो जो ये स्कीम थी, एम यही था एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना और सपोर्ट करना ग्रोथ स्मॉल बिजनेसेस की
अब ये चीज़ पॉसिबल तभी थी जब आप उनको क्रेडिट दोगे अनडिजर्व सेगमेंट्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन की उनको, ठीक है। सो यहाँ तक करते हैं, बाकी हम बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे।